हाँ जी, कोई क्वेश्चन जो आपका रह गया? मेरा ख्याल है कासिम सारे क्वेश्चन आपके कर देता होगा आंसर, कोई ऐसा जो रह गया हो या एनीथिंग। कासिम डे 4 स्टार्ट करने आज? अच्छा, आज हमारे थोड़े से कम ही हैं, 2-3 टॉपिक ही हम करेंगे कवर, टाइम भी थोड़ा है। और अगेन लेट डिलीवरी पे थोड़ी सी डिटेल इसलिए कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ मजीद बता देता हूँ। मैं इसलिए इस पर अगेन फोकस कर रहा हूँ ना कि अगर आपका टॉप रेटेड सेलर ख़त्म हो जाता है तो आपकी सेल जो है वो जिस तरह जहाज क्रैश करता है ना, आपकी सेल क्रैश कर जाती है। तो इसलिए दोबारा मैं इस पर आ गया हूँ। लेट डिलीवरी का नुकसान नंबर 1 के कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक दे देगा उधर से भी। आपका लेट डिलीवरी तो है ही है ना, और जो कस्टमर आपसे कोई चीज़ खरीदने आ रहा होता है ना, तो वो देख रहा होता है अच्छा प्राइस तो बराबर है, ये बंदे का 99% फीडबैक है, इसका 96% है, तो इसका मतलब है ये लोगों के साथ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए लोगों ने इसको फीडबैक नेगेटिव दिया और इसका कम हो गया। तो वो फिर अगर प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी हो तो वो फीडबैक को देख के ना तो कहता है इसका थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी एक चीज़ लेट डिलीवर होगी जिस कस्टमर को, तो वो बाकी तो करे ही करेगा आपको डैमेज कि लेट डिलीवरी आई है, डिफेक्ट, वो सेलर लेवल कम होगा, साथ वो एक नेगेटिव फीडबैक भी आपको छोड़ देगा, उधर से भी आपकी परसेंटेज डैमेज हो जाएगी। जी एग्जैक्टली, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना उसमें फीडबैक वाला बड़ा शानदार सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि नॉर्मली तो आप शॉप में जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, दोबारा वापस जाते हैं वापस करने, कस्टमर आपसे जो दुकानदार है वो तामुन नहीं कर रहा, तो आप उसे लड़ झगड़ के कोई 2-4 गालियां ले दे के तो आप वापस घर आ जाएंगे। जो अगला कस्टमर आएगा उसको तो नहीं पता थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या वाकया हुआ है, लेकिन जो फीडबैक होता है, ये समझे दुकान के आगे वो बंदा बैठ गया, जो भी बंदा आ रहा है उसको कहता है इधर ना जाना बड़े बुरे लोग, इधर ने जाना बड़े बुरे लोग हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह आपके अकाउंट के ऊपर ही नेगेटिव फीडबैक, सामने जो ही कोई कस्टमर आएगा तो वो नेगेटिव फीडबैक खोल के देखेगा लोग इनको कौन कौन सी गालियां देते हैं। ठीक हो गया, तो आपने उधर से भी अपने आप को थोड़ा सा सेव करना होता है। राइट, लेट डिलीवरी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने चला हूं। कस्टमर को चीज नहीं मिली, 2 दिन का आपने कहा था, 2 दिन बाद उसको नहीं मिली, अब वो आपको मैसेज कर रहा है, कहता है जी चीज नहीं मिली। ठीक है, वो आपको लेट डिलीवरी भी यकीनन देगा कि नहीं इन टाइम मिली, लेकिन उसमें उसका भी कसूर हो सकता है। उसका कैसे कसूर हो सकता है कि वो यहाँ पे रह रहा था स्कीम 3 में, उसने यहाँ पे बैठ के अपने ईबे का अकाउंट रजिस्टर किया था और वहां से वो ऑर्डर करता रहा प्लेस, और 2, 4, 6 महीने या साल बाद वो मूव हो गया किसी और शहर या किसी और मोहल्ले या किसी और इलाके में चला गया, और उसने जो अपना ईबे का एड्रेस था वो अपडेट नहीं किया। राइट, अब जब उसने मैसेज ऑर्डर प्लेस किया तो नॉर्मल रिदम में उसने ओपन किया, ओके ओके डन डन, पेमेंट की और क्या, अब उसका वो जो ऑर्डर है वो यहाँ भी इस एड्रेस पे डिलीवर हो गया, आपकी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई इशू आता है कि चीज मिली नहीं है, तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं कि प्लीज कंफर्म योर एड्रेस। आप अपने ऑर्डर में जाके वहां पे उसका एड्रेस देखते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं मैसेज में और उसको कहते हैं कि आप जरा कंफर्म करें आपका एड्रेस ठीक है। तो हमें काफी सारे जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं 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 एड्रेस गलत हो गया, अब कहते हैं लो जी बॉल इज इन योर कोर्ट जी प्लीज। ठीक है, तो आप उधर ही बरी जिम्मा हो गए, ईबे के रिकॉर्ड में भी आ गया वो एक मैसेज है, वैलिड मैसेज है। अगर आपको लेट डिलीवरी मिली है तो रिमूव हो जाएगी, नेगेटिव फीडबैक मिला है तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर के कोर्ट में बाल चली गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप मैसेजिंग करते हैं और चीज कस्टमर को नहीं मिली है तो उसमें पहला क्वेश्चन उससे ये होता है कि आप जरा अपना पहले तो एड्रेस कंफर्म करें ना, हमने तो भेज दिया क्यों नहीं मिला आपको। और अगर आपको लेट डिलीवरी मिलती है तो वो स्ट्रेट अवे आपकी सेल को हिट करती है कि आपकी सेल जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और स्लो डाउन होने की रीज़न ये होती है कि आपकी जो लिस्टिंग की रैंकिंग है वो ख़राब हो जाती है, वो अगले पेजों पे चली जाती है और आपका नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ना कि जब आप कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने उस वक्त ध्यान से सोच समझ के करना है कि मैं कितने दिनों में पहुंचा सकता हूँ, उससे एक दिन ज़्यादा लिख दे, कोई इशू नहीं है। अब नहीं मैं 3 दिन में आपको चीज़ पहुंचाऊंगा, अगर उसको 2 दिन बाद मिल जाती है तो बड़ा शानदार पॉजिटिव फीडबैक देगा, यार बड़ी फास्ट डिलीवरी है। लेकिन अगर आप 2 का कह के 3 में पहुंचाएंगे तो ये घर है ना जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त, ठीक है, तो इसमें अगर आप डीप जाएं तो हो सकता है इसमें कोई 2.5-3 लाख ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, तो कोई बंदा आपसे पूछता है कि इस घर की यूनिट क्या है जिससे ये बना है, ईंट से बना है, कितनी ईंटों से बना है, 3 लाख ईंटों से बना है। तो हम ये नहीं कहते कि एक ही 3 लाख के बराबर एक ईंट ला के यहाँ पे फिट करो, घर बन जिस तरह नहीं होगा, आपको 3 लाख ईंटें लगानी पड़ेंगी। एक भी ईंट कम होगी तो बारिश का पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा।
और आपका मकान कुछ चर से बाद गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारी गेम है। और हमने हमने ये 10-15 साल के एक्सपीरियंस से सीखे, हमें कोई नहीं किसी ने सिखाया। आउट ऑफ स्टॉक की वजह से भी आपका लेट डिलीवरी हो जाता है कि आपको, वही लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कोई ऑर्डर आ गया है और आपके पास चीज़ है ही नहीं वो, तो जाहिर बात है आप उसको नहीं डिलीवर कर पाएंगे और वो लेट डिलीवरी उधर से आ जाएगा। तो आपने अपने स्टॉक को मैनेज रखना है, यानी कि डेली बेसिस पे अपनी लिस्टिंग में जाके तो अपने स्टॉक की क्वांटिटी के साथ उसको टैली करते रहें। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इन आउट स्टॉक, ऐसा ही है। उसमें क्या होता है कि बंदे ने हमारी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं, जो ही कोई हमने एक थ्रेशोल्ड अपने सिस्टम में लगाया, जब स्टॉक उस लेवल से नीचे जाता है तो सबको हम एक मैसेज जनरेट कर देते हैं कि ये लो होगी, आप इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो, जीरो कर दो, इसको मजीद हमें नहीं ऑर्डर चाहिए, 10-20 पड़ी रहे, नया स्टॉक आएगा फिर बेचना शुरू करेंगे, अकाउंट नहीं खराब करें। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, अगर आपकी सेहत ठीक है, तो आप 6 महीने बाद पैसे कमा लोगे, साल बाद पैसे कमा लोगे, 5 साल बाद रिच हो जाओगे, 10 साल बाद घर ले लोगे, 50 साल बाद कुछ ना कुछ बन जाएगा ना। अगर आपकी सेहत खराब होगी तो छुट्टी फारग हो जाओगे, वो दब पाएंगे जाके कब्रिस्तान में आप। तो प्रेफरेंसेस रखोगे, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना, उस पर कंप्रोमाइज कोई नहीं, दूसरी चीजों पर कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट में हम गलती करते थे, गलती ये करते थे कि हमारा सप्लायर कहता था कि ये चीज आपको 15 तारीख को डिलीवर हो जाएगी। अब हम एक्सपेक्ट करते थे 15 को डिलीवर हो जाएगी, हमारी एक चीज 14 को आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, तो हम कहते थे अगर इसको आउट ऑफ स्टॉक किया तो हमारी लिस्टिंग नीचे चली जाएगी, फिर टाइम लगेगा ऊपर आने में, तो कल आइटम तो आ जानी है, कल चीज तो रिसीव हो जानी है, तो हम उसको नहीं करते आउट ऑफ स्टॉक। अब वो क्या होता है जी, कल तूफान आ गया, बारिश आ गई, वेदर खराब हो गया, स्ट्राइक हो गई उनकी कंपनी वालों की, या पार्सल ही गुम हो गया, कहीं वो किसी और को डिलीवर करके चला गया, आप ढूंढ रहे हो 4-5 दिन, हफ्ता, वो लिस्टिंग चल रही है, ऑर्डर आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक, नेगेटिव फीडबैक, लेट डिलीवरी, अकाउंट का बेड़ा गर्क हो गया, वो थोड़े से लालच। एक लिस्टिंग को खत्म करने करते करते आपने पूरा अकाउंट ही बेड़ा गर्क। तो बिजनेस है टू दी पॉइंट, लेफ्ट राइट होना ही नहीं है। वही बात जो मैंने आपको बताया था, अंकल ने कहा था कि लाइफ इज ऑलरेडी सो स्ट्रेट, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप पकड़ लोगे ना तो आप लॉन्ग रन जाओगे। ये एक टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच समझते हो ना, मतलब ये 2020 या वनडे नहीं है, ईमानदारी की बात कर रहा हूं, ये एक टेस्ट है और आपने अपने आप को आउट नहीं होने देना। अगर आउट नहीं हुए तो कुछ ना कुछ इनिंग्स मार, इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, रिजॉल्व इश्यूज ओपन हार्टली, कि खुले दिल के साथ लोगों के मसाइल हल करो। ये ना सोचो कि इसमें तो मुझे 2 पाउंड प्रॉफिट आया हुआ था, अगर इसको रिफंड करूंगा तो प्रॉफिट भी गया और ये भी गया, वो छोटे दिल की बातें है ना। तो जो बिजनेसमैन है उसका जो दिल है वो आम बंदे से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए अगर आपने बिजनेस करना है। ठीक है, जो जमींदार होता है वो पूरी एक गंदम की बोरी लेके तो मिट्टी में फेंक आता है। ठीक है, उसका दिल बड़ा होता है ना, इसलिए वो कर, हाँ उसको ट्रस्ट भी होता है अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर, कि अगर कोई तूफान या कोई आफत ना आ गई तो मुझे 6 महीने बाद इसका 10-20 गुना रिटर्न मिल जाना है, वो मिट्टी में फेंक आता है। बिजनेसमैन का भी ये सिस्टम होता है कि वो भी अपना जो प्रॉफिट, अपना जो कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, कैलकुलेशन अपनी पूरी करते हैं। अल्लाह पाक ने भी कहा है कि आप कैलकुलेशन अपनी पूरी करो, उसके बाद मुझ पर तवक्कल कर लो। तो वो भी अपनी पूरी, ये नहीं कि वो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है, जी मैंने पैसा फेंक दिया, अल्लाह कहता है तू है ही पागल है, मैं तेरा की करा। अल्लाह कहता है मैंने तुझे इतना बड़ा खोपड़ा, सबसे ऊपर पहले यही आता है, ऊपर से आए तो ठीक है, तो इतना बड़ा खोपड़ा दिया, इसको इस्तेमाल करो ना, उसके बाद मुझ पर तवक्कल करो, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। समटाइम्स लोग कहते हैं जी दुआ करो कि ये काम हो जाए, तो मैं कहता हूँ दुआ से पहले दवा जरूर करो, अदरवाइज दुआ अल्लाह की नहीं होती। अल्लाह का जो सिस्टम मुझे समझ आया ना, उसमें यह है कि आप अपना 100%, 99.9 पे भी अनलॉक नहीं होती आपकी दुआ। जो दवा आपका दिमाग, आपकी आंखें, कान, बाजू, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपका सरमाया, आपके बच्चे, आपका इलाका, आपकी कॉन्टेक्ट्स जो है, वो सारी हेल्प है ना अल्लाह की तरफ से ऑलरेडी। आप कहते हो अल्लाह मदद कर, ओ भाई अल्लाह कहता है पैदा किया तो तुझे दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करने वाले 2 बंदे साथ ही दे दिए, मदद नहीं है, किस तरह बड़े हुए हो। तो हमारा लोगों का अलमिया क्या है कि हम दुआ पे छोड़ के बैठ जाते, बस दुआ कर दी थोड़ा, अल्लाह जाने थे, काम जाने।
तो इस तरह नहीं होता। आपने ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो कि दुआ आप करते हो ना, या अल्लाह मेरी मदद कर, तो दुआ अनलॉक ही उस वक्त होती है जब आपकी 100% जितनी मेहनत चाहिए होती है ना वो आपने पूरी कर ली है, उसके बाद दुआ करोगे तो काम हो। 1% भी छोड़ा हुआ है दुआ का कोई फायदा नहीं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, आखिरी नबी, बड़े प्यारे, डायरेक्ट राब्ते, फरिश्तों से बातें, पैगाम रिसानी, सारा कुछ था ना। हम तो है ही कोई नहीं ना, चीज ही कोई नहीं है। ठीक है, जब 313 बंदे इकट्ठे कर लिए तो फिर जाके तो उनके साथ लड़े हैं। ये भी तो कर सकते थे, कहते या अल्लाह मैं इनको फूंक मारता हूँ, ये जल जाए सारे। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने अपनी पूरी उम्मत को चलाना है ना, पीछे तेरी आपकी उम्मत को, तो उनके लिए मैंने एक अमल करके दिखाना है ताकि उनको पता हो कि रूटीन, तरतीब, ये सारी चीजें होंगी तो फिर काम होगा। तो पूरे 313 जानिसार जो जानों की भी परवाह नहीं करते थे, जब वो मिले हैं तो उसके बाद टकराए हैं, उससे पहले नहीं टकराए हैं। 13 साल मक्का में रहे, तबलीग करते रहे प्यार से, फिर नहीं बात मानी, फिर वहां से निकल के मदीने आ गए। लड़े नहीं है 13 साल, लेकिन सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बने कि अच्छा ठीक है जी वोट करा लेते हैं जिसके चौखे हुए वोट। मैं जमहूरियत के सख्त खिलाफ हूं, मतलब एट इट्स पीक मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी इज अ कर्स। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि अक्सरियत तो जाहिलों की है, अगर आप उनके पीछे चलेंगे तो मैं अल्लाह का रास्ते ही बुला देंगे, आप गलत रास्ते पे चल पड़ो। तो ये तो नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो कहता है जी मेरे पास तो बंदे थोड़े हैं, इनके वोट ज्यादा हैं, चलो मैं इनके पीछे चल पड़ता। आपका हक है, एक बंदा अकेला जमीन पे खड़ा होना वो हक पे है, वो भारी है सब पे, पूरी दुनिया से भारी। ठीक है, अब बातों में बात आ गई है ना, वैसे ही आपको नॉलेज मजीद आर साइड से थोड़ा थोड़ा। जो हॉस्पिटल है उसका MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट कभी वोटों से बना है? स्कूल का हेड मास्टर कभी बने वोटों से? क्यों? क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको चलाने के लिए बंदे का नॉलेज होना चाहिए। उसको पता है मैंने फोरमैन को डील करना है, मैंने सुपरवाइजर को डील करना है, मैंने इलेक्ट्रिशियन को डील करना है, मैंने लाइनमैन को डील करना है, तो मुझे खुद नहीं पता होगा तो मैं कैसे डील करूंगा? ठीक है, छोटे छोटे इदारों की भी एक मेरिट लिस्ट होती है कि इस बंदे को MS लगा देते हैं हम हॉस्पिटल का, इस बंदे को हेडमास्टर या यूनिवर्सिटी का डीन लगा देते हैं कि इसका एक्सपीरियंस है, ये इस काम को मैनेज कर लेगा। ठीक है, और जब आप सारे के सारे इदारों को इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप कहते हैं जी इसको हमने प्राइम मिनिस्टर या मेंबर नेशनल असेंबली सेलेक्ट करना है, कहते हैं जी तो पैसे चौखे लेके आ रहे, यही हो रहा है ना निज़ाम, इसलिए तो तबाही फिरी हुई है। लेकिन लोगों को नहीं, और बस ठीक है जी इमरान खान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, असी छड़े मुर्दाबाद। कहते आप कहते हैं ना, यही मतलब होता है कि तू भी जिंदाबाद, तू भी जिंदाबाद, बस फिर असी रह गए पीछे। तो 3 लोग जा रहे थे, आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। गोली की आवाज आई तो उनमें से जो सेंटर में था ना वो साथ वाले से पूछता, कहता है तुम्हें लगी है? कहता नहीं। कहता फिर तुम्हें लगी है? कहता नहीं। तो खुद ही लेट जाता, कहता फिर मुझे लगी होगी। तो बात यह है कि वो भी जिंदाबाद है, वो भी जिंदाबाद है, वो भी जिंदाबाद है, पीछे तो फिर हम ही बचते ना, अवाम तो मुर्दाबाद हम ही है सिर्फ, बाकी सारे ही जिंदाबाद है। आपका कभी किसी ने नारा लगाया जिंदाबाद का या आपका? तो वो तो जिंदाबाद है ना, आप नहीं लगाएंगे, कोई और लगा रहे हैं उनके लिए। ये जो चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझना साफ साफ। राइट, एक और चीज इसमें, जब आप लिस्टिंग करते हैं और अपनी शिपिंग पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें एक कट ऑफ टाइम होता है। कट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अगर आपने कहा हुआ है जी 2 दिन के अंदर अंदर चीज मिलेगी, तो आपने कट ऑफ टाइम रखा हुआ है 12 बजे का, तो 12 बजे से पहले पहले जो ऑर्डर रिसीव हो जाएंगे उस दिन के, वो 2 दिन का प्रॉमिस है आपका। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने टाइम को फॉलो करें, 12 बजे से पहले वाले ऑर्डर मस्ट डिलीवर उस दिन करें, शिप करें ताकि आगे डिलीवर हो जाए। और अगर आपका 12 बजे से पहले का ऑर्डर आपने कहा अच्छा यार मैंने 11 बजे वाले कर दिए हैं, कट ऑफ टाइम आपने देखा नहीं, आपको याद नहीं रहा कि जब लिस्टिंग की थी तो क्या था हमारा कट ऑफ टाइम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक उधर से आपने आधे घंटे या घंटे का फर्क डाला, उधर से एक दिन डिले होगा, लेट डिलीवरी होगी, आपका बिजनेस ही फर्क हो गया सारा। ये वो छोटी छोटी इंटें हैं जो निकलेगी तो गाड़ी पूरा गिर जाएगा। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी है। शिपिंग पॉलिसी में हम आगे जाके ना तो इसमें आपको काफ़ी इसमें डिटेल बताएंगे कि शिपिंग पॉलिसी में आपने कैसे सिलेक्ट करनी है प्राइसेस, उसकी डेज किस बेस पे आपने सिलेक्ट करने होते हैं, प्रोडक्ट का वेट होता है उसकी वजह से उसमें वेरिएशंस आती हैं, लोकेशन आपकी कौन सी है, कहाँ से आप शिप कर रहे हैं,
उसके बाद शिपिंग पॉलिसी के साथ ही एक पेमेंट पॉलिसी होती है कि आपने पेमेंट कैसे लेनी है, कस्टमर से एट द स्पॉट लेनी है, या वो आपको ऑफर दे सकता है, या आप चीज़ अपनी ऑप्शन पे भी लगा सकते हैं। हाँ भाई बोली लगाओ, कौन ज़्यादा देगा मैं उसको दे दूंगा, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। नहीं, आपने यूके को फॉलो करना, या जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं आपने उसको फॉलो करना। अगर यूके में काम कर रहे हैं तो यूके को फॉलो करेंगे, अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए। मतलब आपने वर्चुअली यही समझना है कि आप वहीं पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। जी थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलो। शिपिंग पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर ही एक जगह आती है, वहां पे आपने मेंशन करना होता है कि कितनी देर में, कितने टाइम के बाद हम शिप कर देंगे और कितनी देर बाद आपको मिल जाएगी ये चीज़। ठीक हो गया। अब उसमें होता है कि उसके अंदर ना ईबे ने ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रुप पॉलिसी हो जाती है, ग्रुप बन जाता है। ठीक, आप पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप उस पॉलिसी का नाम रख लेते हैं ए। अब पॉलिसी ए में क्या होता है जी कि हम जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें प्रेपरेशन में टाइम लगेगा, हम 2 दिन लेंगे चीज़ को डिस्पैच करने में। उसके बाद हम उसमें रॉयल मेल की फर्स्ट क्लास यूज़ करेंगे और उसमें आपको 2 दिन लगेंगे रिसीव करने में, ओवरऑल 4 डेज लगेंगे। अब आपने स्टार्ट में एक ये पॉलिसी बना ली है, पॉलिसी ए, ठीक है, डिटेल से। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप लिस्टिंग करेंगी तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, हाँ जी पॉलिसी ए सिलेक्ट करनी है, तो हर चीज़ ऑलरेडी सेट की हुई है आपने, तो पॉलिसी ए सिलेक्ट होगी। आप एक पॉलिसी बी बना लेते हैं जी, इसमें हम सेकंड क्लास डिलीवरी देंगे, इसमें पार्सल्स हैं, इसमें वेट का ये सिस्टम है, इसमें प्रेपरेशन जो उसका कोई टाइम नहीं है, सेम डे डिस्पैच कर देंगे, लेकिन इसमें डिलीवरी के 4 दिन लगेंगे। तो वो पॉलिसी बी बन गया। या अपनी मर्जी से आप उसका कोई नाम रख लेते हैं, निक नेम, जिस तरह होता है कि याद रहे जी क्या चीज़ है, फर्स्ट क्लास पॉलिसी, सेकंड क्लास पॉलिसी, पार्सल पॉलिसी, जो भी आप उसका नाम रखें। तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि लिस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपने कहा जी अच्छा जी ठीक है, ये पार्सल की लिस्टिंग कर रहा हूँ तो पार्सल पॉलिसी लगा दो, मैं यूके में लिस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं पॉलिसी ए रख लेता हूँ, आउट ऑफ कंट्री कर रहा हूँ तो पॉलिसी बी रख लेता हूँ। वो सारी चीज़ें उसमें वो मजीद डिटेल से आपको उसमें बताएंगे, खोल के ना आपको बताएंगे कि क्या होता है। ये लेट डिलीवरी में वैसे ही आया तो मैंने कहा कि वो जो चीज़ें वहाँ पे भी जाके आपको काम देंगी। सिलेक्टेड सर्विस के आपने वहाँ पे पॉलिसी में या अपनी लिस्टिंग में फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, और जब आप शिप करने जाते हैं तो आप सेकंड क्लास भेज देते हैं, तो वो लेट हो जाएगी। तो आपने फिर ये चीज़ें याद रखनी है कि मैंने कौन सी शिपिंग सेलेक्ट की हुई है, मैंने उसी शिपिंग को ही फॉलो करना है। दूसरी चीज़ उसमें कि जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा तो मे बी, अब सम टाइम लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं ऑफर दे देते हैं कि अगर आप सेकंड क्लास लेंगे 3 दिन बाद जो मिलेगी तो वो आपको फ्री मिल जाएगी, उसमें शिपिंग नहीं है। अगर आप नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहते हैं 24 आवर्स में, तो उसमें आपको 2 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप नेक्स्ट डे 1 PM कंफर्म डिलीवरी चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे वाली भी हो सकता है, एक दिन लेट हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे कंफर्म 1 PM वाली चाहिए, तो वो फिर अगर एक यूके में सर्विस है ना 20 पाउंड नहीं 7-8 पाउंड मेरा लेते हैं, 8 पाउंड लेते हैं। उसमें ये होता है कि अगर एक लेटर है और वो यहाँ से रवात जाना है और वहां पे जाने के लिए और कुछ भी नहीं है, बाकी और कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ एक लेटर आ गया वो स्पेशल डिलीवरी वाला, और वो वहां पे पहुंचाना है 1 बजे से पहले, तो कंपनी हेलीकॉप्टर हायर करके वहां पे पहुंचाएगी, उन्होंने 1 बजे से पहले पहुंचाना है, इतनी कोई कमिटमेंट होती है। कोई जजीरा है उस पर कोई चीज़ भेजनी है और सर्विस उन्होंने 1 PM वाली सेलेक्ट कर लिया, और उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वो 7 पाउंड के पीछे अपना 1000 पाउंड लगा दे। कमिटमेंट है जी, कस्टमर ने ये सेलेक्ट किया सर्विस, ये आपको चाहे तूफान है, बारिश है, जो भी आफत आए। तो आपने ये करना है कि जब आपका कोई ऑर्डर आता है तो आपने जाके उसकी शिपिंग में देखना है कि कस्टमर ने नॉर्मल वाली की है कि मैं मुफ्त भेज रहा हूँ और 3 दिन बाद मिलती है, ये तो नहीं कि उसने 7 पाउंड एक्स्ट्रा शिपिंग के भी पे किए हुए हैं और मैंने अब जाके उसको स्पेशल करनी है कि कल उसको मस्ट चाहिए, हो सकता है उसके बच्चे की बर्थडे हो, वो कोई ऐसी चीज़ खरीद रहा है जो कल मस्ट मिलनी है उसको, ठीक है, और उसने उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी, आपकी एक्स्ट्रा सर्विस उसने सेलेक्ट की हुई है, और आप जनाब सोए हुए, आप उठे हैं, आंखें बंद की हुई हैं और जाके पैक कर दिया है नॉर्मल में और भेज दिया। वो तीसरे दिन तो बर्थडे गुजर गया, वो फिर नेगेटिव फीडबैक भी देगा, लेट डिलीवरी भी देगा, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड भी देगा। ओवरड्यू, ओवरड्यू में सम टाइम होता है कि आपका जो सिस्टम है उससे कोई आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सका फॉर एनी रीजन, तो ईबे भी आपको बता रहा होता है कि आपने ये वाली पॉलिसी सेलेक्ट की है और ये आपका ऑर्डर ओवर ड्यू हो गया है फॉर एनी रीजन। एक बंदा है उसके 2-3 ही ऑर्डर डेली के आते हैं, वो हाथ से लिख के उनको बेच रहा है, ठीक है, और वो 2 उनमें से लिख लेता है, तीसरा उसको याद ही नहीं रहा, उसको शक पड़ता है कि ये भी मैंने लिख लिया होगा, हो गया, या 7 हैं तो 6 लिख लिए, एक रह गया।
तो वो क्या होता है, वो नेक्स्ट डे जाके जब आप अपने ऑर्डर देखते हैं ना, तो उस ऑर्डर के साथ ओवर ड्यू भी लिखा हुआ आ रहा है। ओवर ड्यू का मतलब है कि ये आपने कल भेजना था, अभी तक भेजा ही नहीं आपने, ये ओवर ड्यू हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ओवर ड्यू ऑर्डर्स भी आ जाते हैं समटाइम्स, मतलब अगर आप मिस्टेक कोई करते हैं तो। इसके अलावा तो मेरा हाल कोई नहीं, कोई इशू। लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि ये भी एक हो सकता है ऑप्शन। उसके बाद कैंसिल इन टाइम के, कस्टमर ने आपको मैसेज किया है और आप मैसेज 2 दिन बाद जाके देखते हैं जी मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो उसमें आपको एक तो लॉस हो जाता है। ठीक है, कि आपकी चीज़ भी चली गई, शिपिंग भी उसकी यूज़ होगी, कस्टमर ने कहा हुआ था कैंसिल कर दो, तो आपने कैंसिल इन टाइम नहीं किया। और इसका मेरा ख्याल है लेट डिलीवरी से इसका कोई नहीं है, कोई इतना खास मतलब, ये तो वैसे ही यहाँ पे आ गया शायद, कर सकते हैं। मैंने रेफर टू कलर नहीं कर सकते कैंसिल। ठीक है, लेकिन ईबे में आप एट एनी स्पॉट के कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करके तो साथ ही कहा जी अब इसको कैंसिल करो, वैसे ही खेल रहा था आपके साथ, ये भी हो सकता है। कि आप डिस्पैच हो गए, लेकिन डिस्पैच हो जाएगा तो क्या होगा, फिर भी कस्टमर के पास पहुंचेगी तो कहेगा मैंने वापस करनी है, फिर वापस लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने नहीं भेजा हो तो बेहतर उसको रोक, तो आपकी बचत होगी। अच्छा जी, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है जी आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड, इसके 4-5 पॉइंट और मेरे ख्याल इधर तक ही करते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड हम क्यों सीखने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं, इस वजह से करने लगे हैं कि इसकी वजह से एक तो आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है, रेटिंग ख़राब होती है, दूसरा इसकी वजह से आपको इकोनॉमिकली भी लॉस हो सकता है कि आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड आया तो उसकी आपको पेनल्टी बढ़ जाती है। बजाय इसके कमाने के आपने कैलकुलेशन की हुई है जी मैंने ना कुछ कमाना है ना कुछ लॉस करना है, मैंने अपना अकाउंट चलाना है, लेकिन महीने बाद फिर लॉस आ जाता है क्योंकि आपकी आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड थी। अब उसके लिए आपने किन किन चीज़ों का, चंद चीज़ें जिनका ख्याल रखना है कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप ए से लेके जेड तक, ऊपर से नीचे तक लिस्टिंग को सेव और अपलोड करने तक आपने हर चीज़ को ध्यान से आराम से, हमारे जो लोग हैं ना, हमें थोड़ी सी ना वो है जल्दबाजी है कि हम खुद यहाँ पे होते हैं, हमारा दिमाग अगली गली में होता है, जब हम खुद अगली गली में पहुंचते हैं दिमाग उससे अगली गली में पहुंच जाता है, हमें ठुड्डे भी अक्सर लगते रहते हैं इसी वजह से। ठीक है, पता नहीं क्या चक्कर है, अल्लाह पाक कोई राजी है उन लोगों पे, इतना कोई सुकून है उन लोगों के अंदर कि मेरे साथ खुद इस तरह वाकया हुआ है, इशारे पे मैं सबसे आगे आया हूँ, रेड हुआ है, मैं रुक गया हूँ और उसके बाद मैं फ़ोन पे लग गया हूँ या गाड़ी को कोई सेटिंग करने लग गया हूँ या कोई किसी चीज़ में लग गया हूँ और मीन वाले इशारा ग्रीन हो गया। वो अल्लाह के बंदे पीछे खड़े हैं लाइन में और किसी बंदे ने हॉर्न भी नहीं देना कि भाई और कितना ग्रीन हो, अब चल करो नहीं, किसी ने कहना सुकून है यार, बंदा भूल गया, खैर है कोई बात, अभी उसका नजर आएगा फिर चल पड़ेगा। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा ग्रीन हो गए, अब लोग बेचारे पीछे मेरा वेट कर रहे हैं, मैं फिर चल पड़ता हूँ। ठीक है, हम लोगों में वो चीज़ नहीं है, हम कहते हैं कि कितनी उम्र होगी, 20 साल, यार मुझे तो 30 साल जितने पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त, जब 30 साल जितना होगा फिर कहूँगा यार 50 साल वाला देख मेरे से आगे जा रहे यार, ओ भाई तो अभी 30 साल के ना 50 पे आएगा, फिर कंपैरिजन कर लेना। हमारा इश्यू ये है असल में कि मैं मतलब कि कोई फैमिली है ना तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किसी के घर जाएगा ना देखेगा इसने सोफे बड़े प्यारे रखे हुए हैं, मेरे घर में तो इतने प्यारे नहीं है यार, कंपेयर करो ना भाई, उसके बच्चे जवान हो गए, 4 बच्चे उसके जामे कर रहे हैं, वो सोफे खरीद लिए उन्होंने, जब तुम्हारे बच्चे जवान हो गए तुम भी कर लोगे। आप पिंडी से भी निकले हो, लाहौर जा रहे हो, अगला बंदा जेलम पहुंचा हो, आप कहते हो मैं जेलम क्यों नहीं, भाई भाई तुम भी जेलम पहुंच जाओगे ना, टेंशन, सुकून अपने अंदर पैदा करो। ये आर्जी सी दुनिया है, अपना सारा वक्त गुजार के अपने हिस्से की नेमतें और अपने हिस्से की जिल्लतें लेके बदलने जा रहे अमाल के बुनियाद पे जो भी हो। ठीक है, तो ये मैं बात आपको इसलिए कर रहा था कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो सुकून से लिस्टिंग करें। रीजन उसकी क्या है, रीजन उसकी ये है कि आपने एक बार लिस्टिंग करनी, हो सकता है अगले 10 साल चले आपकी लिस्टिंग, आधा घंटा लगाया वो आधा घंटा आपको 10 साल फायदा दे, हो सकता है 20 साल आपको फायदा दे, उस पर आप क्यों नहीं टाइम दे रहे।
आपको ही किसी दुकान पे 20,000 30,000 की तनख्वाह पे मैं काउंटर पे खड़ा करूंगा और आप दिन में 75,000 दफा लिस्टिंग करेंगे। जो बंदा आएगा ना, ये पानी की बोतल है जी, ये कौन सी कंपनी है जी, ये मरी स्पार्कलेट्स है, ये नीला स्टिकर है, इसका नीला ढक्कन है, इतना इसका वेट है, इतने मिलीलीटर पानी है, ये खालिस पानी है, ये बड़ा अच्छा पानी है, आप ले लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साहब मिलते भी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं लेगा चला जाएगा। फिर अगला आएगा, फिर भाई ये नीली बोतल है। लिस्टिंग ये है ना, एक्चुअली ये क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल बता रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उसकी पिक्चर दिखा रहे हैं, उसकी प्राइसेस बता रहे हैं, सारा कुछ आप कर रहे हैं। नहीं लेके गया वो, उसको नहीं पसंद आई आपकी बात, अगला आ गया तीसरा, फिर शुरू हो जाएंगे कार्टून की तरह और रोबोट की तरह कि ये सुबह से लेके शाम तक यही काम चालू, रात को घर आएंगे, सुबह उठ के जाएंगे, फिर शुरू कर देंगे बोतल। वो अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी हमें नेमत दे दी है, कैसा बिजनेस दे दिया जिसमें इस बोतल को एक दफा एक्सप्लेन कर दो, उसका बेहतरीन सा टाइटल, आधा घंटा लगाओ गूगल पे बैठ के, उसके रिलेटेड बेस्ट वर्ड्स निकालो और एक दफा उसका टाइटल लिख दो, उसकी बेस्ट 3 4 कंपैरिजंस लेके उसका सब टाइटल लगाओ, उसकी 1 घंटा लगा के, एक दिन पूरा लगा दो, ठीक है ना। जल्दबाजी छोड़ दो ना, सोचो यार इसका रिटर्न हमें क्या आने वाला है, एक दिन लगा लो, उसकी पिक्चर ढूंढ 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 के इतनी शानदार हो, एक पिक्चर हो उसके साथ लाइनें बनी हो जी, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, ढक्कन का ये साइज, पैंदे का ये साइज, यहाँ से ये इतनी अंदर गई, यहाँ से ये इतनी बाहर आई, सारी मेजरमेंट्स, ठीक है। साथ ढक्कन खोल के उसकी भी पिक्चर लगाओ, बोलो जी इसका ढक्कन इस साइज का हो सकता है, वो बेचारा ढक्कन के लिए बोतल खरीद रहा हो और आप इस वजह से आपका ऑर्डर आ जाए, मुमकिन है या नहीं है। तो बात ये कि जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आइटम है, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए यार। कहाँ कहाँ आप, अगर आप सरिंज बेच रहे हो और आप कहते हैं जी किसी बारीक सुराख में इंजेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, सिर्फ डॉक्टरों की चीज नहीं है ये, यू गेट अदर मार्केट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। मैं कहता हूँ चाबी वाले घोड़े मत बनो, क्या आपको कोई बंदा आ गए तो मोटिवेशन के लिए चाबी देता है तो आप 2 दिन मोटिवेट रहते हैं और तीसरे दिन लेट जाते हैं, या आपको कोई सेल्स के लिए आके चाबी देता है तो आप 2 दिन सही भागते हैं, सुबह से लेकर आप शाम तक काम करते हैं और तीसरे दिन बैठ जाते हैं। सोचने वाला बनाओ आप अपने आप को, बैठ के 24 घंटे काम करने की बजाय 2 घंटे सोचो, 5 मिनट में काम कर दो। मेक श्योर करेक्ट आइटम लिस्टेड, कि उसकी पिक्चर करेक्ट है, उसमें कोई एक एक पॉइंट देखोगे यार मैं कस्टमर हूं इस बंदे का, खुद कस्टमर बन जाओ, इसने ये टाइटल लिखा हुआ है, अगर मुझे ये चीज चाहिए होगी तो ये किस तरह की होनी चाहिए, मेरा क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस किस एंगल से ये मुझे पिक्चर्स दिखाए, इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मैं एक चीज खरीदने जा रहा हूँ, बंदे ने बॉटल लगा दिया, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक तस्वीरें और लिस्टिंग सारी देख ली है, मुझे समझ नहीं आई साइज क्या है इसका, ये 330 मिलीलीटर है, ये 2 लीटर वाली है, पिक्चर में तो नहीं नजर आ रहा ना, ठीक है। तो मैं उस लिस्टिंग को गोला मारूंगा, मैं दफा मुझे पता नहीं कितने की है, मैं अगली पे जाऊंगा, उसने ऊपर अपनी उसमें सब टाइटल में लिखा हुआ जी 330 मिलीलीटर, हाँ मुझे छोटी बॉटल चाहिए हाथ में पकड़ने के लिए, मैं खरीद लूंगा। बिजनेस इज कॉमन सेंस, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि खुद कस्टमर बन जाए और अगले अपनी ही प्रोडक्ट को जज करना शुरू कर दे जी, अगर मुझे चाहिए होगी तो क्या करूंगा, अगर मुझे लेट आएगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे करेक्ट चीज नहीं आएगी तो क्या करूंगा, मैं इसको और किस किस इस्तेमाल में ला सकता हूँ। हो सकता है वो बंदा पानी की बोतल खरीद रहा हो और डालना उसमें सरसों का तेल हो, वो इसका ढक्कन खोले और इसको गिरा दे, तो अगर आप लिखेंगे जी इसका ढक्कन बड़ा टाइट फिट होता है, बड़ी जबरदस्त चीज है, तो वो ले लेगा, कहेगा ये अच्छी बॉटल है, उसकी अच्छी बॉटल है, ठीक है। कोशिश करें अपनी प्रोडक्ट पे वर्क करें, वो चीज जो आपको 10 साल फायदा देने वाली है, जो दुकान पे खड़े होकर कम अज कम 10,000 दफा आप एक्सप्लेन करते उसको एक दफा एक्सप्लेन करना, अल्लाह के बंदे, बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ा ही खूबसूरत बिजनेस है ये, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर देते हो। आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड अगर होगी फॉर एनी रीजन, कोई भी चीज, साइज में, वेट में, कलर में, उसकी कंपेटिबिलिटी में कोई भी इशू आता है तो वो होगी इनकरेक्ट आइटम होगी, नॉट एज डिस्क्राइब्ड, तो उसमें फिर आपको ईबे फाइन कर देता है, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू खराब हो रही होती है, ठीक है। आप किसी की शॉप पे खड़े होगे और किसी के साथ फ्रॉड कर रहे होंगे तो वो दुकान वाले की भी तो वर्थ लागी ना रिस्क पे, वो फिर कहते हैं जी कि हमारे सेलर हैं आप और हमारे कस्टमर्स को आप गलत बता के चीजें बेच रहे हैं, तो ये ज्यादती है। कल मैंने एक छोटी सी एग्जांपल सुनी गांव की, अपने गांव की, कौन बुला रहा है, अबू तारक शायद, या हमारे गांव में एक आदमी है, बड़ा अच्छा वेल नोन आदमी है दुनियादारी के हवाले से, सियासत के हवाले से, तो उसे एक गरीब औरत ने आके
पट्टे कुतरने वाली मशीन खरीदी, उसके साथ डील होगी, ठीक है। अब उसने बाद में किसी बंदे को भेजा जी ठीक है जाके आप वो मशीन उठा लो। वो जब घर लेके गई ना तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जब उस बंदे ने मुझे वो मशीन दिखाई थी और बेची थी, एक्चुअल रियल आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो उसके जो टोके होते हैं, टोके वो बड़े बड़े थे नॉर्मल न्यू वाले, और जब वो यूज होते हैं बार बार तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं। तो उसने क्या किया, उस बंदे ने डील करके तो उसके बाद वो टोके उतार के रख लिए जो नए लगाए थे, और पुराने टोके जो उतारे हुए थे वो लगा दिए छोटे छोटे बारीक, जो एंड पे पहुंचे हुए थे बेचारे। आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड, वो जाके केस ओपन कर सकती है उसके खिलाफ, लेकिन बेचारी क्या करेगी, नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए फिर वो फाइन करते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे कस्टमर को खराब कर रहे हैं, आप इस चीज पे ज्यादा केयर करें। ओवरऑल सेल जाहिर बात है वो आपके अकाउंट की हेल्थ को हिट करेगी और वो ड्रॉप हो जाएगी, नेगेटिव फीडबैक भी उस पर आएगा, वो एक अदर आपको वो डैमेज हो जाएगा, जितने ज्यादा नेगेटिव फीडबैक होंगे वो भी आपके अकाउंट को खराब करेंगे। अच्छा, उसके बाद अपडेट योर लिस्टिंग रेगुलरली, इसका मतलब ये है एक तो क्वांटिटी आप अपनी अपडेट करो, ठीक हो गया। उसके बाद जब भी आपका नया स्टॉक आ गया तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक दफा इतना ना करो कि आप इतने बिजी हो गए, पैसा आ रहा है बस ठीक है, प्रोडक्ट आती है कैसे भी अपना बना लो जी, कि जब भी नया कोई सामान आता है, कोई मेरा स्टॉक आता है, मैंने उसको आइटम को निकाल के देखना है, हाँ भाई जो मैंने लिस्टिंग की थी वही है ना, कोई फर्क तो नहीं आ गया। कर सकते हैं ना कि पहले सारा कुछ ठीक था, सिर्फ ढक्कन उसने नीले की जगह पे हरे रंग का लगा दिया, आपने वहां पे पिक्चर नीले वाली लगाई है। तो ट्राई टू बी 100%। मसला तो कोई नहीं, हम समझो यार ये कौन सी बात है, भाई बात है यहीं पे तो फर्क है। ये कस्टमर कह सकते भाई मैंने तो खरीदी नीले ढक्कन की वजह से थी, मुझे तो पानी से दिलचस्पी कोई नहीं थी, तो आप क्या करोगे, एवं ही बहाना बना लेंगे पैसे काट मेरे को। आप उसको कोई मसला नहीं, पहले वो देख लेगा ना हरा ढक्कन है इसका, तो उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बाद में उसको हरा ढक्कन जाए क्योंकि हो मैंने तो हरे ढक्कन के लिए खरीदी थी, मेरे पास एक और बोतल पड़ी थी हरे रंग की, तो मैंने कहा ये हरा ढक्कन लगा के उसको लगाऊंगा, तो आपने तो नीला भेज दिया, या नीला चाहिए था तो हरा भेज दिया, और नहीं 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 नहीं, ये आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड, नेगेटिव फीडबैक भी आया, वो भी आया, फाइन भी आया, सारा कुछ। अपडेट योर लिस्टिंग का क्वांटिटी जो है ना वो आप रेगुलरली अपडेट करते रहे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जी के मेरे वेयर हाउस में 100 आइटमें पड़ी थी, मैंने उसमें से 20 बेच दी हैं, तो पीछे 80 नहीं है, हो सकता है कोई इन हाउस में कोई बंदा फोन करके या कोई और सेलर या कोई और आगे उसने कहा यार 20 एक उधारी मुझे दो, मेरी खत्म हुई आएंगी तो मैं आपको दे जाऊंगा, ठीक है, तो 60 रहेगी ना। तो आप हर चीज को रेगुलरली अपडेट करते रहो, टू द पॉइंट हो हर चीज। जी जी, जो जी 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 एडिट हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ एडिट हो जाता है। एक चीज मेरा ख्याल है नहीं शायद क्या नहीं एडिट होता उसमें, सब कुछ ही हो जाता, हर चीज में। पहले टाइटल नहीं होता था किसी दौर में, लेकिन अब टाइटल भी एडिट हो गया, इसको नहीं एडिट होता। हाँ, ईबे में मेरा ख्याल है सारा कुछ ही हो जाता है, यार मेरी इतनी याददाश्त कोई नहीं। दूसरा क्या था, हाँ अगर नया है तो उसकी आप देख लेंगे, वो ठीक है, ओके है, अकॉर्डिंग टू योर लिस्टिंग है, साइज है, वेट है उसका सारा कुछ के। फर्स्ट टाइम आपने एक मंगवाया था वो मैल उतारने वाला वट्टा, तो वो थोड़ा बड़े साइज का था, ये हैवी था, और अगली दफा वो सेलर को जरा हल्का मिला, उसने वो भेज दिया, तो कस्टमर को भेजेंगे भाई हल्का भेज दिया, मैंने तो भारी वाला लेना है, ठीक है, ये सेल्स। उसके बाद रैंकिंग लॉस, फिर उधर ही आ गए हम कि आपकी लिस्टिंग उसकी वजह से ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी रिसर्च के आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड है, आप कोई चार्जर बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप कोई बैटरी बेच रहे हैं, और बैटरियां देखने में एक जैसी होती हैं, मैं इसकी बैटरी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मजीद क्लियर हो जाए आपका पॉइंट। बैटरियां देखने में एक जैसी होती हैं, तो हो सकता है वो सैमसंग S3 की बैटरी भेज दी है आपके सेलर ने, आपने S4 की लिस्टिंग की हुई थी, उसमें माइनर सा डिफरेंस है, आपने देखा बैटरियां सैमसंग की आ गई, बस रख दो जी लिस्टिंग, आप बेचो। अगले दिन 20 ऑर्डर आए, आपने बैटरियां निकाली, ओ या तो आपको कस्टमर ने बताया कि भाई गलत भेज दी है, तो या आपने खुद ही देखो ओहो ये तो गलत आ गई है, अब भागते फिर ढूंढते फिर वो जो S4 की लगाई थी, ठीक है। तो इसमें भी आपने
कंपैटिबिलिटी उसकी, या कंपैटिबिलिटी में ये भी आ जाता है कि आपने एक चार्जर, लैपटॉप का चार्जर आप एक बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसमें देखा जी कौन कौन से मॉडल्स में ये चलता है, तो उस पर पूरी रिसर्च करें। ये ना कि किसी को कॉपी पेस्ट किया, उठाया और उसने भी गलत लगाई थी, आपने भी गलत लगाई और दोनों फेल हुए हुए। ठीक है, वो नकल जो लगाते हैं तो अगले की नकल लगा रहा था, वो गलत लिख रहा होता है सारा और खुद भी उसको कॉपी कर रहा था, दोनों फेल। हाँ, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी पे, उसके बाद कंपैटिबिलिटी स्लैश रिसर्च, कि अपने आइटम पे पूरी रिसर्च करो, ये है क्या चीज़ जो मैं बेचने जा रहा हूँ। अगर आपको खुद ही नहीं पता तो कस्टमर क्या आपसे लेगा। और इस बेस पे आपके सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आता है ना सेल्स में, उस बेस पे आता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, जो आपका कंपेटिटर है उसके पास कितना नॉलेज है। वही प्रोडक्ट है, कंपेटिटर कहता है ये दो चीज़ों के साथ कंपेटिबल है, आप कहते हैं मेरी 11 के साथ है, चीज़ तो वही है। अब वो 11 वाला मैं देखूंगा जी मेरे पास कौन सा लैपटॉप है, ये पवेलियन का फलाना फलाना, तो मुझे आइडिया है कि एचपी के फलां साइज वाला इसको लग जाता है, लेकिन अगर उस बंदे ने एचपी के इस मॉडल का कहीं जिक्र किया होगा ना कि इसको लगता है, मैं आंखें बंद करके ले लूंगा, हो सकता है 2 पाउंड महंगा भी ले, कि उसने मेरी हेल्प कर दी है, मुझे नहीं रिसर्च करनी पड़ेगी यार ये वाकई लगता है। मैं गूगल पे जाऊंगा, उसका पिन साइज देखूंगा, फिर अपने मॉडल का देखूंगा पिन साइज, फिर उनको मैच करूंगा। तो उसने मेरी वो सारी जो मुशक्कत थी वो बाईपास कर दी, उसने मेहनत कर दी एक दफा, और उसको हो सकता है डेली का एक भी कस्टमर उसकी वजह से मिलता है तो गुड है। अपनी प्रोडक्ट पे पूरी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद उसको बेचना स्टार्ट करें। अगर आप वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कस्टमर का कहीं पे कोई फॉल्ट निकल आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लगाया हुआ है जी HP12 या Vivo 33 का आपने कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है, और कस्टमर आपको कहता है जी नॉट एज डिस्क्राइब, आपको तो एक्सक्यूज मी भाईजान आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। वो कहता है जी मैं V34 के साथ लगा रहा हूँ, ये चार्ज ही नहीं कर रहा। तो बोलो मैंने कहाँ पे लिखा है V34 के लिए, भाई मैंने तो V33 लिखा हुआ है। कम्युनिकेट तो करो ना, उसका भी तो मसला सुनो ना कि उसका क्या मसला हो सकता है, आप राइट पे हो। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हर वक्त कस्टमर ने कहा तो आप ही हो, मेरा ही कसूर होगा। भाई कुछ लोग होते हैं ना वो बड़े कमजोर से होते हैं, कोई भी बंदा आगे तुम कहता चाहते हैं माफी दे, तो हर जगह भी माफी भी नहीं होती है। आप अपने आप को पूरी, अगर आपने मेहनत किया तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप कहेंगे कि मैंने हर चीज करेक्ट लिखी हुई है। अगला बंदा अगर कह रहा है कि ये ऐसी नहीं है तो मैं रिसर्च करूंगा क्यों ऐसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह चीज उसको नहीं कस्टमर को मिली तो आप उसको कहते हो भाई एड्रेस तो चेक कराओ करो, हमारी तो चीजें लेट ही नहीं होती, हमारा तो 0.1% लेट डिलीवरी है कि नहीं मिली चीज, तो आपको कोई इशू हो सकता है। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो बताएं।